अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस सेक्शन से कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे और क्या क्या पूछा जा सकता है। इस वीडियो के अंत में मैं इंग्लिश का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बिल्कुल सैचुरेटेड है, जो एयरफोर्स में आएगा वही है। ऑप्शन को एलिमिनेट करिए कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। दैट इज द बेस्ट वे टू रीच द राइट आंसर। और एक तरह से आपका पूरा पेपर हम यहां पर आउट कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको पता है 70 क्वेश्चन 1 घंटे का समय। कुछ समय आपका क्लिक करने में भी निकलेगा, कुछ समय आपका नेक्स्ट करने में भी निकलेगा। यानी स्टार्टिंग की 2 लाइन और एंडिंग की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। गहराई से पढ़िएगा, बिकॉज राइट ऑप्शन तो यह ऑप्शनल है। नेचर समझना है आपको, 11th 12th की तरह सॉल्व नहीं करने लग जाना है। स्ट्रेटजी सीखनी है, कैसे ऑप्शन पक्का आपकी हेल्प करेंगे, 1 करोड़% आपकी हेल्प करेंगे। गुड इवनिंग बच्चों, अभी आपका एयरफोर्स का पेपर आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही हम इस पेपर को आपके लिए आउट करके लाए हैं। आउट इन द सेंस, जो भी अभी हम बता रहे हैं उसी अकॉर्डिंग ये पेपर आएगा, ऐसा हमारा अंदाजा है और अनुभव है पिछले 16 साल का। तो आज हम उसको आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई, जिसको अब अभी हम अग्निवीर बोलते हैं, आपको पता है कि इसका एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं और पेपर बिल्कुल सन्निकट है, नजदीक है, राइट। अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस सेक्शन से कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे और क्या क्या पूछा जा सकता है। यानी कि यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और एक तरह से आपका पूरा पेपर हम यहां पर आउट कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा और जितना विस्तृत हो सके इस वीडियो को कीजिए, क्योंकि जितने भी एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स हैं उन सब तक ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की। आप जानते हैं कि इंग्लिश सेक्शन का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है, यानी 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है। अब इंग्लिश में क्या क्या आएगा, कितने कितने नंबर का आएगा, इसकी भी चर्चा कर लेना जरूरी है। एक पैसेज आएगा जिसके 4 क्वेश्चंस होंगे। अब इसकी भी हम आपको ट्रिक देंगे कि कैसे आप उस पैसेज के आंसर्स जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर लें। ध्यान रखना, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसकी स्टार्टिंग लाइंस में आपको आंसर मिल जाएंगे और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका एंडिंग लाइन में आपको आंसर मिलेगा। यानी स्टार्टिंग की 2 लाइन और एंडिंग की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। गहराई से पढ़िएगा, बिकॉज स्टार्टिंग की लाइन आपको टॉपिक के बारे में बताती है, स्टार्टिंग की लाइन आपको फोर्स ऑफ आर्गुमेंट के बारे में बताती है, टोन ऑफ पैसेज के बारे में बताती है कि ऑथर किस टोन का इस्तेमाल पैसेज में कर रहा है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस। तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखें। 4 नंबर का आएगा आपका पैसेज। एक आएगा मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि मीनिंग की स्पेलिंग गलत होगी और वो स्पेलिंग आपको सही करनी है। इस वीडियो के अंत में मैं इंग्लिश का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बिल्कुल सैचुरेटेड है, जो एयरफोर्स में आएगा वही है, राइट। तो एक बार उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको और आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है। देखें, सिनोनिम्स का एक आएगा और मैंने कहा था सिनोनिम्स के लिए रूट वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अपना रखते हैं, बिकॉज यहां एक मीनिंग के हिसाब से आप हजारों मीनिंगों को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज अगर कहीं क्रेसी आता है तो इंग्लिश में क्रेसी शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है रूल करना, यानी कि शासन करना, राइट। अब ऑटोक्रेसी खुद का शासन, डेमोक्रेसी आपने सुना होगा, लोगों का शासन यानी कि लोकतंत्र, गेरंटोक्रेसी आपने सुना होगा, और आजकल किसका शासन है, टेक्नोलॉजी का। तो दैट इज कॉल्ड टेक्नोक्रेसी। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, टेक्नोक्रेसी। तो एंटोनिम सिनोनिम्स को रूट के माध्यम से याद कीजिएगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि ये न केवल एंटोनिम सिनोनिम्स का काम देंगे रूट्स, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूरा काम आपके रूट वर्ड्स करेंगे। जैसे कि रूल ऑफ द पीपल कॉल्ड डेमोक्रेसी, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर ओमनी प्रेजेंट। अब देखिए, ओमनी भी तो रूट लग रहा है ना। ओमनी का मतलब होता है क्या बच्चों, ऑल। अब इस पर देखिए, एक शब्द से हजारों मीनिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। ओमनी प्रेजेंट आपने सुना होगा, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, और ओमनी का मतलब जो सर्वत्र उपस्थित है उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। आपने पोटेंट सुना होगा, पोटेंट का मतलब होता है पावर। जैसे पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल का मतलब क्षमता, शक्ति।
और ओमनीपोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान, वन हु हैव ऑल द पावर्स। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का काम कर रहा है या नहीं कर रहा? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का काम भी आपके रूट वर्ड्स यहां पर करने वाले हैं, राइट? पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अच्छा लगे तो विस्तृत जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सेशन को। अब इस पे देखिए और भी बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। ओमनीसेंट, जो सब कुछ जानता है, उसको क्या बोलेंगे? ओमनीसेंट, क्योंकि एससीआई का मतलब जानना, जैसे साइंटिस्ट होता है जो जानता है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी आपका काम करने वाले हैं। वन हु हेट्स द ह्यूमैनिटी, ये पिछली बार एयरफोर्स में पूछा गया था। एक पूछा गया था वन हु लव्स द ह्यूमैनिटी, एक पूछा गया था साइंस विच डिस्कस द रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो इन सब का एक आंसर है भैया, एंथ्रोप शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है ह्यूमन, या फिर होता है इसका मतलब मैनकाइंड, यानी कि आदमी से संबंधित, राइट? आपने एंथ्रोपोलॉजी सुना होगा, मानव विज्ञान। और MIS शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब है टू हेट, यानी घृणा करना। तो वन हु हेट्स द ह्यूमैनिटी इज कॉल्ड मिज़ेंथ्रोपिस्ट, राइट? और वन हु लव्स द ह्यूमैनिटी, उसके लिए एक और शब्द होता है PHIL, इसका मतलब होता है टू लव। जैसे आपने सुना होगा फिलोलॉजी, फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है लव ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों से प्यार। फिलोसॉफी आपने सुना होगा, लव ऑफ विजडम। और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है वन हु लव्स द ह्यूमैनिटी, जो मानवता से प्यार करता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं रूट वर्ड्स आपको न केवल एंटोनिम सिनोनिम्स में हेल्प करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। ओके, चूंकि सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए मुझे आगे भी चलना है, आपको बताते हुए कि कैसे हम इस पेपर को आउट कर रहे हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं बच्चों सेशन पे। देखिए एक शब्द आएगा पैराजंबल्स का। पैराजंबल्स की मैं आपको ट्रिक काफी बार बता चुका हूं कि भाई स्टार्टिंग स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, एंडिंग स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, राइट? जैसे स्टार्टिंग स्टेटमेंट मस्ट इंट्रोड्यूस द पैसेज, मस्ट इंट्रोड्यूस द टॉपिक। ओपनिंग स्टेटमेंट, स्टार्टिंग स्टेटमेंट ओपन करना चाहिए पैसेज को कि हम बात किसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव्स, प्रोनाउन वे, इसकी काफी सारी ट्रिक्स होती हैं। एक क्वेश्चन आपका आएगा पैराजंबल्स का, जैसे कि ए में दे रखा है इन एंशिएंट टाइम्स मैन लिव्ड इन केव्स। देखिए मैं एग्जांपल दे देता हूं, इन एंशिएंट टाइम्स मैन लिव्ड इन केव्स, यानी कि प्राचीन काल में आदमी गुफा में रहता था। नाउ ही लिव इन, आप सुन लीजिएगा, नाउ ही लिव्स इन कॉन्क्रीट जंगल्स, अब ये कंक्रीट के जंगलों में रहता है। इन फ्यूचर वी मे लिव ऑन मार्स। तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? पहले बात हो रही है पास्ट की, फिर प्रेजेंट की, फिर फ्यूचर की। तो सीक्वेंस इसका होना चाहिए A, B और C। इसको कहते हैं पैरा जंबल्स। ये जो ट्रिक लगी है ना वो है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का संधि विच्छेद करें तो इस ट्रिक का संधि विच्छेद करेंगे क्रोन प्लस लॉजी। और क्रोन शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है टाइम। जैसे क्रोनिकल मैगजीन सुनी होगी आपने, सामयिकी, क्रोनिकल, क्रोनोमीटर, क्रोनिक डिजीजेस, राइट? तो क्रोनोलॉजी का मतलब पहले पास्ट की जो चीजें हैं वो आती हैं, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। मान लिया किसी सेंटेंस में एग्रीन एरा की बात हुई, फिर उसमें इंडस्ट्रियल एरा की बात हुई, फिर उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हुई। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कहता है कि पहले हम एग्रीन एरा की बात करेंगे, फिर औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल एरा की बात करेंगे, और उसके बाद हम प्रेजेंट में जो चल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसकी बात करेंगे। ओके, थोड़ा सा और जल्दी करते हैं, चीजें काफी फैलती जाएंगी। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब आप देखिए और क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स में 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि एक प्रीपोजिशन का आएगा, एक आर्टिकल का आएगा, एक कनेक्टर का आएगा, और एक आपका नाउन या प्रोनाउन में से या वर्ब में से आएगा। यानी वर्ब के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, नाउन प्रोनाउन अलग से आपको पूछा जाएगा। ठीक है भाई, ऐसी खबर है। आगे चलते हैं, एक 3 क्वेश्चन होंगे स्पॉटिंग एरर्स के, जिसमें कि आपको क्या दिया जाएगा, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि कोई एक पूरा सेंटेंस दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि भाई गलती कहां है। लाइक देखिए, द टीम आफ्टर टेकिंग इट्स बाथ हैव गॉन फॉर द practice
ऑफ क्रिकेट। अब आप देखिए, इसको बोल दिया जाएगा ये क्या है भाई, ये ए है, ये क्या है, ये बी है, ये क्या है, ये सी है, और डी में होगा नो एरर। तो आपको देखना है कि एरर कहां है। ध्यान रखना, अगर टीम एकजुट होकर काम करती है, इकट्ठा होकर काम करती है, यूनिट में काम करती है, तो वो हमेशा सिंगुलर होती है। उसके बाद सिंगुलर ही प्रोनाउन आता है, सिंगुलर ही वर्ब आती है। जैसे टीम पक्का मैच जीत जाएगी, तो टीम के सारे खिलाड़ी हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं, इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, यूनिट में काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये मैच जीत लिया जाए। तो टीम के साथ क्या आएगा भाई, इज, टीम इज सर्टेन टू विन द मैच। लेकिन वहीं अगर सेंटेंस को पढ़ने से आपको ऐसा लगे कि यहां पर टीम की नहीं, टीम मेंबर्स की बात हो रही है, जैसे कि टीम आर कमिंग बाय डिफरेंट ट्रेन्स, तो टेक्निकली वी आर टॉकिंग अबाउट द टीम मेंबर्स। तो टीम के संग इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। इंग्लिश में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हम क्या लगाएंगे, ये हमेशा सेंटेंस के भाव पर डिपेंड करता है, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको बताया था टीम आफ्टर टेकिंग, ये बात किसने लिया, टीम मेंबर्स ने लिया। तो यहां पे क्या आएगा, आफ्टर टेकिंग देयर बात। तो जो गलती है वो सेक्शन बी में है, तो आंसर विल बी सेक्शन बी। इस तरीके से आपका स्पॉटिंग एरर्स होगा, राइट। थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं। सेंटेंस कन्वेइंग सेम मीनिंग, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है वो इनमें से किस ऑप्शन में है। तो कन्वेइंग मीनिंग का मतलब वही मीनिंग दे रहा है। एक एक्टिव पैसिव का आपको पूछा जाएगा, और आप ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव की क्लास में मैंने आपको बताया था ऑकवर्ड सेंटेंसेस से दूर रहना। जैसे मैं कहता हूं मुझे म्यूजिक पसंद है और पेंटिंग को भी मेरे द्वारा पसंद किया जाता है, तो मैं कहता हूं आई लाइक म्यूजिक एंड पेंटिंग इज ऑल्सो लाइक्ड बाई मी। तो ये सेंटेंस ऑकवर्ड हो जाएगा, भद्दी अंग्रेजी हो जाएगी, जो अंग्रेजी ग्रामर में स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से गलत मानी जाती है। तो होना क्या चाहिए, आई लाइक म्यूजिक एंड पेंटिंग। जनरली पैसिव वॉइस हमें कब बनानी है, जब कार्यकर्ता या तो अज्ञात हो या अनइंपॉर्टेंट हो। जैसे इस चर्च का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ, अब किसने किया, करता क्या था पता नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। द चर्च वॉज बिल्ट इन 16th सेंचुरी। इतिहास डिस्कस करना है, पैसिव वॉइस। द वॉर वॉज फॉट ओवर गोल्ड। और जब कार्यकर्ता महत्वपूर्ण नहीं हो, ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जहां पर काम महत्वपूर्ण होता है, काम को करने वाला महत्वपूर्ण नहीं होता। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने दिखा दिया और पूरे विश्व को कठोर शब्दों में एक संकेत दे दिया कि भारत की तरफ अगर कोई आंख उठा के भी देखेगा तो भारत के पास वो शक्ति है कि हम घर में घुस के दुश्मन को मारना जानते हैं, नेस्तनाबूद करना जानते हैं, राइट। तो ये जो काम हुआ ये इतना बड़ा था, क्या कार्यकर्ता महत्वपूर्ण था या काम महत्वपूर्ण था, इसमें काम महत्वपूर्ण था, तो सर्जिकल स्ट्राइक वाज डन। कैंसर का कभी इलाज खोज लिया जाएगा तो वो महत्वपूर्ण होगा, तो यहां कार्यकर्ता क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो पैसिव वॉइस बनेगी। आगे की चर्चा आगे करेंगे। एक इसमें रिपोर्टेड स्पीच आएगा। इसमें सबसे पहले आपको सेंटेंस का भाव समझना चाहिए कि क्या भाव है। जैसे कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आई सेड टू माई सर्वेंट। तो आई मैंने क्या किया है, ऑर्डर किया है, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। यहां पर मैंने क्या, किसका भाव है, ऑर्डर का भाव है। इंक्वायरी का भाव हो सकता है, और मैं कह सकता हूं लास्ट ट्रेन लीव्स एट 10 PM ही सेड। तो उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है, तो यहां इंफॉर्मेशन का भाव है ना, तो ही इन्फॉर्म्ड मी दैट द लास्ट ट्रेन गोज एट 10 PM। यहां इंफॉर्मेशन का भाव है, राइट। तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में कभी प्रार्थना का भाव हो सकता है, अनाउंस करने का भाव हो सकता है, मेंटेन करने का भाव हो सकता है, प्रे करने का भाव हो सकता है, ऑर्डर करने का भी भाव हो सकता है। तो वो भाव पहचानना है, उसके हिसाब से हमें आगे काम करना है, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, मैथमेटिक्स में एक एक क्वेश्चन लूंगा दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये विस्तृत हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो देखिए मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जो हमारे तक है इंफॉर्मेशन, एक रिलेशन का पूछा जाएगा, 2 ट्रिग्नोमेट्री के पूछे जाएंगे, सारे के सारे ट्रिकी रहेंगे। इनको कैसे सॉल्व करें, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। बिकॉज इस टेस्ट में स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट। हार्डली यू विल गेट 35 to 40 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। 35 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए मैथमेटिक्स का 11th 12th का आपके फंडे काम नहीं आएंगे। यहां स्ट्रेटेजी काम आएगी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग काम आएगी, यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड काम आएगा। बताता हूं क्या होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। पहले समझ लीजिए कि कहां कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन कोनिक सेक्शन से आएगा,
दो क्वेश्चन 2D 3D से आएंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से, एक पीएनसी से, एपीजीपी एचपी से, एक बायनोमियल थ्योरम से, एक डिटर्मिनेंट से, दो मैट्रिक्स से एक और लिमिट से एक। इसके बाद हम चलते हैं भाई थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो ये बड़ा ही होता जा रहा है, राइट। ओके, डिफरेंशिएशन से दो क्वेश्चन होंगे, राइट, दो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से होंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से दो होंगे, एक स्टैटिस्टिक्स से, एक प्रोबेबिलिटी से, एक वेक्टर से, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन से, इनडेफिनेट से, डिफरेंशियल इक्वेशन से, और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व से। अब देखिए ट्रिक क्या काम करती है, समझे मेरी बात। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड क्या है? अगर मैं कहता हूं यहां से सूर्य की दूरी कितनी है या मंगल ग्रह की दूरी कितनी है, तो भाई मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन चार ऑप्शन तो आपको दिए गए होंगे ना, ए बी सी डी। अब भले ही मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऑप्शन दिए गए, पहला 20 किलोमीटर, दूसरा 50 किलोमीटर, तीसरा 50,000 किलोमीटर और चौथा नन ऑफ दीज, तो ऑब्वियसली भले ही मुझे यहां से सूर्य की दूरी नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है 50,000 से तो ज्यादा ही होगी, 20 किलोमीटर से तो ज्यादा ही होगी, 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर से तो ज्यादा ही होगी। तो आप आंसर विल बी नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्यों होगा? क्योंकि मैंने तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, तो आंसर मेरा 100% करेक्ट गया। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आप देखिए, समझिए, मैथमेटिक्स का सेक्शन है ना, ओके। हम देखिए प्रोबेबिलिटी से लेते हैं कोई क्वेश्चन। अब इसमें कंसेप्ट और ज्यादा गुणा भाग नहीं लगाने, 35 से 40 सेकंड में आप क्या कर पाएंगे? देखिए, मान लिया कोई क्वेश्चन है, ए कैन सॉल्व, एक कोई बुक है, उसके ए जो है वो 90% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स गिवन इन द बुक, बी कैन सॉल्व 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स गिवन इन अ बुक। अ प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली एक समस्या को चुन लिया गया है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है, इतनी सी कहानी है। यानी ए किसी किताब के 90% सवालों का हल कर सकता है, बी उस किताब के 70% सवालों का हल कर सकता है। एक सवाल निकाल के दे दिया है, ये सवाल इन दोनों में से सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना क्या है। और बच्चों ऑप्शंस कितने दिए हैं? 0.8, 0.75, राइट, 0.90 या फिर नन ऑफ दीज। एक 0.97 आप ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए नन ऑफ दीज इसमें से। ठीक है, 97 छोड़िए। अब आप देखिए इन ऑप्शंस में अब देखिए भाई, सीधा सीधा कॉमन सेंस कहता है, ज्यादा गुणा भाग में नहीं पढ़ना है। 40 सेकंड में आप क्या लगा पाएंगे? आप जानते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, ए के पास अपना दिमाग है, बी के पास अपना दिमाग है। ए सॉल्व कर पाएगा, उसका बी से कोई लेना देना नहीं, और बी सॉल्व कर पाएगा, इसका ए से कोई लेना देना नहीं। यानी कि दोनों स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र घटनाओं के लिए आपको पता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम काम करती है, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू पी बी, और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगेगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यानी इतना सारा गणित पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर तुम्हारा कॉमन सेंस काम आएगा बच्चों। वहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड काम आएंगे। आपको पता है ए अकेला 90% को निपटा सकता है, 70% को बी भी सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होने की संभावना 90% से तो ऊपर होनी चाहिए, और 90% से ऊपर किसमें एक ही ऑप्शन नहीं है, तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ आप बने रहिए, आगे भी बात करेंगे हम। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रागा में 7 क्वेश्चन जीके के होंगे, 9 क्वेश्चन अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेजेस, इन सब के होंगे। 9 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे नॉन वर्बल रीजनिंग से, राइट। इस तरीके से इसका रागा का वेटेज है, जो कि एयरफोर्स का इस बार पेपर होने वाला है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, पहले एक बार सबकी बात कर लेता हूं। ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ट्रिक व्रिक की अगले वीडियो में बात करूंगा। अगर आप इसको विस्तृत करेंगे तो ऐसे वीडियो में और बनाता रहूंगा, और इसमें कमेंट करके भी बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो अगला वीडियो फिर से आपका आएगा, राइट, और इन्हीं ट्रिक्स पर आएगा, एक से एक धांसू ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, राइट। चलो भाई चलते हैं। देखिए, मैकेनिक्स से 9 से 10 क्वेश्चंस होंगे। आपको पता है कि 1D यानी कि एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया है, राइट, और कितने समय में ये नीचे आएगी, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे।
वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशन से भी आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो मैकेनिक्स में 9 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिनमें वेक्टर से भी एक क्वेश्चन होगा, गेटिंग माय पॉइंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के जो इक्वेशन होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन जिनको बोलते हैं, उनसे एक क्वेश्चन पक्का ही होगा, राइट। वर्क से क्वेश्चन होगा, फोर्स से क्वेश्चन होगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स जो बनेंगे वो इस सेक्शन से सबसे ज्यादा बनेंगे। तो इन 9 से 10 जो क्वेश्चंस है ना, ये मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। तो मैकेनिक्स में ध्यान रखना न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। साउंड में न्यूमेरिकल नहीं होगा। व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ डिस्टरबेंस, तो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। हीट और थर्मोडायनेमिक्स से 2 आएंगे। इसमें ध्यान रखना वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू क्यों वेरी करती है, कब वेरी करती है, कैसे वेरी करती है। आपको पता है कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम रहती है। ऊपर जाएंगे तो कम होगी, नीचे गड्ढा खोद के जाएंगे तो कम होगी। अर्थ की सरफेस पे ये मैक्सिमम होती है, तो वहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसको एलैबोरेट करूंगा। ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं बहुत ब्रीफ में, शॉर्ट में आपको चीजें बता रहा हूं। आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड भी आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1-2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन लाइट से, और मॉडर्न फिजिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शुड आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप? ओके, तो इस तरह से हम आपका पेपर आउट करेंगे। मैंने जैसे आज इंग्लिश की चीजें बताई, और इंग्लिश के पेपर का हूबहू प्रारूप जो कि आने वाला है, आपको लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, उस पेपर को सॉल्व करिए, देखिए कि आप कितने पानी में हैं, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे रखा है, उसको सॉल्व भी करिए। इसी तरीके से अब मैंने क्या कहा कि स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज फार एज द एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई टेस्ट इज कंसर्न। आपको पता है 70 क्वेश्चन, 1 घंटे का समय। कुछ समय आपका क्लिक करने में भी निकलेगा, कुछ समय आपका नेक्स्ट करने में भी निकलेगा। इन चीजों में आपका समय निकलेगा। अब उसको कैसे मैनेज करें? देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, और आपको पक्का पता है कि भाई डी ऑप्शन जो है कि वो आंसर नहीं है, राइट। डी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है, तो मेरी तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 33.33% हुई है, नहीं? यानी कि अगर मैं तुक्का मारूंगा तो भी 33.33% मेरा सही जाएगा। ऐसे अगर 100 क्वेश्चन आपको बच्चों दे दिए जाएं, तो देखिए जिनमें आप एक ऑप्शन जानते हैं कि ये नहीं हो सकता, और इन 3 में आप तुक्का मारते हैं, तो देखिए राइट आप कितने क्वेश्चन करेंगे और रॉन्ग कितने करेंगे। 33 है तो मान लिया 33 आपने राइट किए, और रॉन्ग आपने कितने किए? 66। समझ लेते हैं, ठीक है। अब रॉन्ग का 1/3 कट जाता है, आपको पता है। तो अगर 1/3 कट भी जाए इसमें से, तो हमारे कितने कटे? 22 नंबर। फिर से आपके 11 नंबर पॉजिटिव के हैं, यानी 33 तो आपको सही मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। नेगेटिव के 22 कट जाएंगे, कितने मिलेंगे? फिर भी 11। और अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो, तो टक्का मारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 50%, यानी या तो ए होगा या बी होगा। और 50% होगी तो आपके 50 क्वेश्चन राइट जाएंगे, और 50 क्वेश्चन ही आपके रॉन्ग जाएंगे। रॉन्ग का मतलब 1/3 कटेगा अगर हर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो, यानी कि आपका कितना जाएगा? आपका 16 के करीब मार्क्स चले जाएंगे, और 34 मार्क्स आपको फिर भी पॉजिटिव के प्राप्त होंगे। तो आप देख रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड मैटर्स द मोस्ट। ऑप्शन को एलिमिनेट करिए कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। दैट इज द बेस्ट वे टू रीच द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। तो यह ऑप्शनल है, नेचर समझना है आपको। 11th-12th की तरह सॉल्व नहीं करने लग जाना है, स्ट्रेटजी सीखनी है कैसे ऑप्शन पक्का आपकी हेल्प करेंगे, 1,00,00,000% आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा कोई मैथमेटिक्स का सेक्शन नहीं, इंग्लिश का सेक्शन नहीं, फिजिक्स का सेक्शन नहीं जिसमें ऑप्शन आपकी हेल्प न करें। दे विल बी फार अपार्ट। ठीक है बच्चों, ये विस्तृत आप इस वीडियो को कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे बताएं कि किस टॉपिक पर मुझे आगे वीडियो बनाना है। क्योंकि आप अगर मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे, मुझे भी एंकरेजमेंट फील होगा, राइट। मैं भी इस चीज से एंकरेज हूंगा, और मुझे साहस मिलेगा, हौसला मिलेगा, और अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा अगर आप कहेंगे कि सर इस पर वीडियो बनाइए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा और कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे, इंडिविजुअल सेशन भी हम लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। Kindly share it and subscribe this channel if not, right? If not yet subscribed. Thanks for holding the patience. बहुत बहुत धन्यवाद।